नमस्कार मित्रों। तो आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, आपने जो अंग्रेजी भाषा में जो सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं या जो आपने मीनिंग्स जो वोकेबलरी याद की है, जो हमने आपको पहले वीडियो में दी थी, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इससे पहले का वीडियो आप देख कर आएँ, उसके बाद में इसको देखें ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। मित्रों, आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं पहले हम हिंदी में समझते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि एक गाना गाओ, तो ये क्या है? हमारा ऑर्डर है। मैंने कहा आपको वहाँ जाना चाहिए, तो यह एक सलाह है, लेकिन सलाह में भी कहीं ना कहीं आज्ञा का भाव छिपा रहता है। उसी प्रकार जैसे हमने किसी को आज्ञा दी या ऑर्डर दिया, लेकिन आज्ञा और आदेश, इन दोनों में भी अंतर होता है। आदेश हम अपनी इच्छा से देते हैं और आज्ञा उसी की इच्छा पर सहमति देते हैं। जैसे उसने पूछा कि मैं वहाँ जा सकता हूँ क्या, तो हम कह सकते हैं हाँ तुम वहाँ जा सकते हो, तो मैंने इसे आज्ञा दी। लेकिन आदेश क्या होता है? आदेश ये होता है, जैसे मैंने उससे कहा कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम वहाँ जाओ, इस प्रकार से ये आदेश होते हैं। तो आदेश और आज्ञा, हालांकि इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर चलता है, वो यही है। आप सारे वाक्य सीख लेंगे, घबराइए नहीं। तो मित्रों, आज की हमारी इस क्लास में आप देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। इसका स्ट्रक्चर यही रहता है कि पहले क्रिया लिखी जाती है, उसके बाद में कर्म लिखा जाता है, या स्थान, समय वगैरह। हमने आपको पहली वीडियो में एक सूत्र दिया है इंग्लिश का, वही सूत्र चलता है पूरी इंग्लिश पर। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, उसमें तो सब्जेक्ट लिखा था। तो मित्रों, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, लेकिन इनमें कर्ता जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा नाचो, तो क्या मैंने आपका नाम लिया? कर्ता तो आप हैं। मैंने ये कहा कि आप नाचो, मैंने तो सीधा ये कहा नाचो। तो यहाँ जो आप है, जो यू है, वो छिपा हुआ है, लेकिन है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी छिपा हुआ रहता है। तो फिर कर्ता, कर्ता तो छिपा है, कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्ता के बाद आएगा क्रिया, और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि वही रूल जो पहले बताया हमने। तो देखिए, हमने कहा रुक जाइए, तो रुक जाइए को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो पहले रुकना, रुकना की स्पेलिंग क्या होती है, रुकना की मीनिंग क्या होती है, उसको देखिए। रुकना इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप, तो हम सीधा इसे स्टॉप बोलेंगे। उसी प्रकार दौड़ो, तो दौड़ो की इंग्लिश क्या होती है? दौड़ यानी जो दौड़ना है, जो एक क्रिया है, तो हमें क्रिया ही तो बोलना है सीधा। तो क्रिया दौड़ना क्या माने होता है? रन माने। तो रन यानी दौड़ना, और जब हमने रन कहा किसी से, तो उसका अर्थ हो जाएगा दौड़ो। उसी प्रकार नाचना, नाचना को बोलते हैं डांस, लेकिन जब हम डांस अकेला लिखते हैं तो उसका मतलब होता है नाचो, जैसे डांस। गाओ, सिंग, बैठो, सिट, सो जाओ, स्लीप, ये सारे सही लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज्ञावाचक वाक्य कितने सरल होते हैं। अब जरा हम और भी देखते हैं, इनमें और भी शब्द जोड़कर, यानी ऑब्जेक्ट जोड़कर। देखिए, अब कुछ हम सकारात्मक वाक्य और ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ बैठो, गाना गाओ, तेज भागो, मुझे छुओ, शांत रहो। अब ये सारे वाक्यों को इंग्लिश हम बनाएंगे, तो पहले क्रिया लिखेंगे। अब क्रिया क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे बैठना क्रिया होती है, गाना क्रिया होती है, भागना क्रिया होती है, छूना क्रिया होती है, और रहना भी एक क्रिया होती है। रहना को इंग्लिश में कहते हैं बी, छूना को कहते हैं टच, भागना को कहते हैं
रन। और गाने को कहते हैं, गाने का जो काम होता है उसको कहते हैं सिंग, और बैठने को कहते हैं सिट। तो हम ये सारे शब्द पहले लिख लेंगे, उसके बाद में ये वाले शब्द लिखेंगे। इंग्लिश का यही सीक्वेंस है। जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ बैठो तो सिट हेयर, हेयर बाद में आ गया। उसी प्रकार गाना गाओ तो सिंग अ सॉन्ग। अब ये आ लगा हुआ है, ये आर्टिकल है। कई चीज़ों में आ लग जाता है। आ का अर्थ हो जाता है एक, तो यानी एक गाना गाओ। अगर मैं कहता गाने गाओ तो यानी बहुत सारे गाने गाओ, इसका अर्थ होता। और बहुत सारे गाने गाओ तो वहाँ ए नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर सिंग सॉन्ग लिखा जाता या सिंग सॉन्ग्स लिखा जाता, यानी कि एस लगा दिया जाता, तो बहुत सारे गाने हो जाते। तो मित्रों अभी आप ये मान के चलिए, जो ए है, ए का अर्थ होता है एक। अब तुम कहोगे यार मैंने हिंदी में तो बोला ही नहीं कि एक गाना गाओ, फिर इंग्लिश में क्यों लिखवा दिया कि एक गाना गाओ। तो भाई इंग्लिश बहुत स्पष्टी लैंग्वेज है, स्पष्टी भाषा है, वो बता के चलती है कि यहाँ एक गाना की बात चल रही है कि दो गाना की बात चल रही है। तो हमको समझना है कि यहाँ जो एक गाना है या बहुत सारे, अगर एक गाना है तो अ सॉन्ग लिखेंगे, यानी ए आगे लिखा देंगे। उसी प्रकार तेज भागो अगला सेंटेंस है, तो इसको हो जाएगा रन फास्ट। अब रन यानी दौड़ना, ये क्रिया हो गई, और फास्ट ये क्रिया विशेषण है कि कैसे दौड़ना है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार छुओ मुझे, इंग्लिश में ऐसा ही लिखा जाता है, पहले छुओ फिर मुझे। तो छूना यानी टच, मुझे यानी मी, ये कर्म हो गया। और यही सूत्र यहाँ लिखा है, सबसे पहले क्रिया, क्रिया के बाद कर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टच मी। शांत रहो तो बी क्विट, बी यानी रहना, क्विट यानी शांत। अब देखिए हम कुछ नकारात्मक वाक्य देखेंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव वाक्यों में केवल डोंट लगा देते हैं और पहले जैसा ही नियम लगता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये डोंट है बस यही लगा देंगे और पहले जैसा ही नियम रहेगा, और इसमें वही क्रिया रहेगी, वही ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए यहाँ मत बैठो, नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में नहीं, मत, ना ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आ गया ना मत, जी मत आ गए, तो इसका अर्थ ये है नहीं करो, वह काम से रोका गया है। तो मित्रों यहाँ पर लिखा गया है यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, तो सबसे पहले डोंट लिख देंगे और पहले जैसा ही नियम रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, डोंट सिट हेयर। तो देखो डोंट लिख दिया और पहले भी लिखा था सिट हेयर, तो यहाँ भी सिट हेयर लिख दिया। तो बस इतना आसान है ये सब। उसी प्रकार गाना मत गाओ, तो डोंट सिंग अ सॉन्ग, डोंट सिंग अ सॉन्ग। तेज मत भागो, डोंट रन फास्ट। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, डोंट टच मी। ठीक है, शांत मत रहो, डोंट बी क्विट। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही विनम्रतापूर्वक कोई आदेश देता है या आज्ञा देता है ऐसा, तो उसमें क्या होता है, कृपया आगे लगा देता है। तो यहाँ पर कृपया आगे लगाया है, तो इंग्लिश में हम प्लीज लिखते हैं आगे। वही प्रक्रिया रहती है जो पहले सकारात्मक वाक्य में हमने अपनाई थी, वही ए सकारात्मक वाक्य में रहती है, लेकिन यहाँ पर प्लीज आगे लगा देते हैं क्योंकि कृपया की वजह से, यहाँ पर कृपया जो लिखा है। तो देखिए, और वही प्रक्रिया रहेगी जो पहले थी, प्लीज सिट हेयर। तो देखिए प्लीज लगा दिया ना, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म, सिट हेयर। अब देखिए अगला सेंटेंस, कृपया गाना गाओ, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। कृपया तेज भागो, प्लीज रन फास्ट। कृपया मुझे छुओ, प्लीज टच मी। कृपया शांत रहो, प्लीज बी क्विट। अगला देखते हैं हम नकारात्मक और प्लीज लगाकर। अब देखिए अगर हम प्लीज इसमें भी लगा देते हैं
तो प्लीज़ सबसे आगे लगता है, डोंट से भी पहले, ठीक है। अगर डोंट वाला प्रयोग हो रहा है तो डोंट से भी पहले प्लीज़ लगा देंगे, तो यहाँ भी कृपया सबसे आगे आता है। बस हिंदी में और इंग्लिश में यही सिमिलरिटी है कि इंग्लिश में भी प्लीज़ आगे आता है और हिंदी में भी कृपया आगे आता है, और दोनों का अर्थ एक ही होता है, बहुत विनम्रतापूर्वक। तो मित्रों, यहाँ मत बैठो, हम क्या लिखते, डोंट सिट हियर, तो अब प्लीज़ आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ डोंट सिट हियर। देखिए, प्लीज़ डोंट सिट हियर। कृपया गाना मत गाओ, प्लीज़ डोंट सिंग अ सॉन्ग। कृपया तेज मत भागो, प्लीज़ डोंट रन फास्ट। कृपया मुझे मत छुओ, प्लीज़ डोंट टच मी। कृपया शांत मत रहो, प्लीज़ डोंट बी क्विट। मित्रों, तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, और कुछ सेंटेंसेस हम और भी देख लेते हैं। जैसे कृपया दरवाज़ा बंद करो, तो प्लीज़ क्लोज द डोर। अब देखिए, ये दा है और कई बार इसकी जगह पर ए आ जाता है, कई बार एन आ जाता है, तो ये आर्टिकल हैं, इनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग आगे देखेंगे। अभी चिंता मत करिए, अभी आप मात्र लगा दीजिए, और अगर नहीं भी लगाना है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आप लोग दा मत बोला करो भी, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। तो कृपया दरवाज़ा बंद करो, तो प्लीज़ क्लॉज, क्लॉज मानो होता है बंद करना, दरवाज़ा वगैरह ये चीज़ें बंद करना, उसे बोलते हैं क्लॉज। डूर, डूर यानी दरवाज़ा, आप ऐसा बोल सकते हैं। एक सेंटेंस और रहेगा, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प यानी मदद, मदद करना, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई, और ये कर्म हो गया। कृपया बैठिए, तो प्लीज़ सिट डाउन। अब सिट का अर्थ भी होता है बैठना, ठीक है, सिट अकेला भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा उलझन में नहीं पढ़ना चाहते तो सिट अकेला लिख दीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे कि सिट के साथ में डाउन क्यों लगता है। क्योंकि बैठा कहाँ जाता है, नीचे के ऊपर, नीचे बैठा जाता है ना। अरे आप कुर्सी पर बैठिए या मेज पर बैठिए, बैठते हो तो नीचे की ही ओर है ना, उस पर नीचे की तरफ वजन रख के बैठते हैं, तो इसलिए उसे सिट डाउन बोला जाता है, क्योंकि नीचे, डाउन का अर्थ होता है नीचे। तो मित्रों, एक सेंटेंस और देखते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। अब देखिए, कृपया ध्यान दीजिए, तो कृपया की जगह प्लीज आ गया, और दीजिए, अब क्या देना है आपको। अब इंग्लिश में देने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, गिव माने भी देना होता है, और पे माने भी देना, अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, कृपया मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, कृपया मुझे माफ़ कर दो या कृपया मुझे माफ़ करें, तो इसका अर्थ होगा प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव माने होता है माफ़ करना। तो मित्रों, अब आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। कुछ हम जोर देने के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के बुलवाए जाते हैं, तो उनमें देखते हैं वो कैसे होता है। वो यही सेंटेंस रहते हैं, बस डू आगे लगा देते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे कि अवश्य आना है, यानी आप आओ, बहुत ज़्यादा मतलब हम फोर्स दे के बोल रहे हैं, तो आओ के लिए हम क्या करते, कम लिख देते, लेकिन फोर्स दे के बोल रहे हैं तो डू लगा देंगे आगे। उसी प्रकार ज़रूर कोशिश करो, तो डू ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना। उसी प्रकार मुझ पर विश्वास करो, तो डू बिलीव मी।